हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे 28 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप फटाफट जाकर जो हमारा ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर करंट अफेयर्स फंडा के नाम से सर्च करेंगे, आपको हमारा वहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बताएगा कि जो IMF है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द IMF लोकेटेड, चार ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2026 अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये जो 2026 की जो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इस कुश्ती में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते। तो भारत को टोटल यहाँ पर 27 पदक मिले हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भारत का यहाँ पर रहा। तो वियतनाम में जो दा नांग है वहाँ पर ये जो है इवेंट बेसिकली होता है, और जो भारत के पहलवान हैं यहाँ पर इन्होंने अपना दमखम लहराया। पुरुषों की जो फ्री स्टाइल कैटेगरी है उसमें जो भारत टीम है वो चैंपियन बनी है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये इवेंट कहाँ पर हुई थी, कितने भारत को मेडल मिले। तो फ्री स्टाइल स्क्वाड में अकेले भारत को 9 मेडल मिले हैं, जिसमें 4 तो गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 2 जो है ये यहाँ पर ब्रॉन्ज है। ठीक है, अगर हम गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो इसमें अक्षय टी धीरे इनका नाम है, और इन्होंने जो है 57 किलोग्राम वर्ग में जो है गोल्ड जीता है। और उसके बाद आते हैं बिक्की, 97 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड जीता है। और कुमार मोहित, इन्होंने 65 किलोग्राम में गोल्ड यहाँ पर जीता है। और चंद्रमोहन ने 79 केजी में यहाँ पर गोल्ड जीता है। तो ये भारत के की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये रहेगा। और जो महिला टीम है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कारनामा किया है, और यहाँ पर 6 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम पर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में। हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के नए जो प्रधानमंत्री के रूप में भी हाल ही में किसको चुना गया है। तो अभी रिसेंट में मोदी जी ने भी ट्विटर पर इनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। और स्लोवेनिया की सांसद ने जो है जेनेज जानसा, तो ये हैं जेनेज जानसा, इनको देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। ये चौथी बार है जब जो है जानसा स्लोवेनिया की प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो ये हैं जेनेज जानसा, ये जो है स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर बने हैं। ठीक है, और फोर्थ इनका जो टाइम है, फोर्थ टाइम जो है इनका टेन्योर यहाँ पर होगा। और ये कंजर्वेटिव लीडर हैं, तो इन्होंने जो स्लोवेनियन गवर्नमेंट है उसमें जो है अब ये एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन यहाँ पर ऑप्ट करने वाले हैं। 4 से 8 रहते, 12 से 13 रहते और 20 से 22 रहते। ये इनके सेपरेट अलग अलग जो है टर्म्स थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है। और इनकी जो पार्टी है वो एक दक्षिणपंथी राइट विंग नेता है, और उनकी पार्टी का नाम जो है वो है स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब ये नए प्रधानमंत्री हैं जेनेज जानसा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। ओके, और जो प्रेसिडेंट हैं वो है नताशा पिर्क मुसर। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, जो प्रेसिडेंट हैं वो करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो ये दोनों डेलीगेशन जो है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने इस्तीफा दिया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटका के राजनीति में काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है, और अब जो है सिद्धिरमैया ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से। इन्होंने मॉर्निंग में जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनके स्टेट में, तो इन्होंने काउंसिल मिनिस्टर्स को बुलाया था टी पार्टी पर, और वहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि मैं इस्तीफ़ा यहाँ पर देने वाला हूँ। क्योंकि ऊपर से कांग्रेस का जो हाईकमान है उसका निर्देश इनके पास आया था। तो इनके बाद जो है अब DK शिव कुमार जो है इनका नंबर आने वाला है। अब DK शिव कुमार जो है मोस्ट प्रोबेबली अब नए मुख्यमंत्री बनने की संभावना इनकी पूरी है। आगे देखते हैं क्या होता है। और इन्होंने जो है आज 28 मई 2026 को इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा। और इनका जो ऑफिस था ये मई 2023 था। हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज अ CM फ्रॉम 2013 to 18, 13 से 18 भी इन्होंने टेन्योर किया था। और 2023 मई में जो है इन्होंने इस कार्यकाल को संभाला था। ठीक है, और अभी क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि कर्नाटक में हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दिया है। तो आप कहेंगे सिद्धिरमैया। ठीक है, भारत को 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करने का अधिकार
किन सौंपों को, किन जो सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर सौंपा गया है। तो भारत के लिए एक बड़ा गर्व का पल है, क्योंकि हम 2 बड़े खेलों की जो मेज़बानी है वो यहाँ पर करने वाले हैं। पहले तो जो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है, इन्होंने भारत को 2 बड़े टूर्नामेंट सौंपे हैं। 2027 में जो एशियन रिले है ये चंडीगढ़ में होगा, और 2028 में जो एशियन इंडोर चैंपियनशिप है ये भुवनेश्वर के कलिंग में होगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये दोनों जो वेन्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है तो इन्होंने ही जो है अभी रिसेंट में भारत के लिए जो है ये एक बड़ी जो उपलब्धि है वो यहाँ पर दी है। और 2027 में जो है चंडीगढ़ में आपका एशियन रिले होने वाला है। ओके, और भुवनेश्वर में एशियन इंडोर चैंपियनशिप। तो भुवनेश्वर में 2028 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कलिंग स्टेडियम बेसिकली ये रहेगा यहाँ पर। ओके, 5 बार के ओलंपियन और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो भारत के महान खेल प्रशासक और पूर्व शूटर राजा रणधीर सिंह जी, इनका 79 ईयर्स की एज में निधन हुआ, और ये जो है शूटिंग से जुड़े हुए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक इतने शानदार खिलाड़ी थे कि उन्होंने ओलंपिक में 5 बार जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया, और वे जो हैं भारतीय खेल इतिहास के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने खिलाड़ी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का काम है वो भी इनको यहाँ पर दिया गया था। तो ये 5 बार के ओलंपियन थे। अगर हम इनके ओलंपिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1968, 72, 76, 80 और 84 ये 5 टाइम जो ओलंपियन है वो यहाँ पर रहे। एंड अपैरेंट शूटर, तो ये शूटर में थे। ठीक है, शूटिंग करते थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है। और आप देखेंगे कि 1978 में जो है इन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर जो है एक इतिहास रचा था, तो उसमें इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर बात की जाए तो लंबे समय तक जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके ये महासचिव भी रहे थे। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर संचालित करने को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है? तो भी भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल जो सेल ट्रेन है इसको चलाने की मंजूरी दी है। ये जो ट्रेन है वो उत्तरी रेलवे के जिंद से सोनीपत, ठीक है, वहाँ पर ये बेसिकली चलेगी। अब इस ट्रेन की खासियत यह है कि ये ट्रेन जो है डीजल के बजाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली पैदा करके ये बेसिकली चलेगी। ठीक है, तो ये भारत जो है ऐसे देशों में भी शामिल हो गया है जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये है। और ये कदम क्यों उठाया गया? क्योंकि पर्यावरण को बचाना और सेफ साइड जो इन्वायरमेंटली जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। तो भारत जो है पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम यहाँ पर उठा रहा है। तो जल्द ही जिंद सोनीपत रूट पर अपनी पहली 10 कार वाली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ये है 10 कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस एक ट्रेन सेट जो जिंद सोनीपत जंक्शन जो नॉर्दर्न रेलवे है वहाँ से ये चलेगी। ओके, भारत और कनाडा ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है? तो भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल जी। तो इन्होंने 100 से ज़्यादा कंपनियों के प्रतिनिधित्व के साथ में कनाडा के दौरे पर अभी ये गए थे। तो इस यात्रा का जो है इनका मेन मकसद ये था कि भारत कनाडा के बीच में जो CEP है तो इस से जो है बातचीत जो है थोड़ी तेज हो, और दोनों देशों ने साल 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है इसको 50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए जो है वो अपना लक्ष्य यहाँ पर रखा है। और भारतीय जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ये कनाडा में जाते हैं, और वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं मनिंदर सिद्धू, तो मनिंदर सिद्धू के साथ में ये यहाँ के ट्रेड मिनिस्टर हैं। तो कनाडा के मिनिस्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इनसे जाकर मुलाकात करते हैं और ये प्रपोज करते हैं CEPA ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें जो है 50 बिलियन तक भारत का जो लक्ष्य रखा गया है इनके साथ में बायलैटरल ट्रेड का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन में बन सकता है कि जो CEPA है जो कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो
और जो FTA इसमें क्या अंतर होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो CEP है इसमें केवल टैरिफ कम करने के अलावा जो निवेश और सेवाओं में सहयोग और व्यापार की जो आसान जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं। तो अभी दोनों एक दूसरे से रणनीतिक और आर्थिक रूप से जो है एक साथ मिलकर $50 बिलियन तक का 2030 में लक्ष्य ले जाने के लिए आगे काम करेंगे। नासा का कौन सा कार्यक्रम चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस भेजने के लिए समर्पित है? विच नासा प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून? तो अभी आपने न्यूज़ में देखा था, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में था और लूनर सिटी के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा थी। तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये फिल्म जैसी एक कहानी है, लेकिन है ये रियलिटी। तो यहाँ पर होने वाला क्या है कि नासा चांद पर पूरा एक शहर लूनर सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है और ये जो है आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जो इनका आर्टेमिस प्रोग्राम है इसका ये हिस्सा है। तो इसमें क्या होगा कि इंसान जो है चांद पर लंबे समय तक रह सकेंगे। अभी तो कम समय पे आप देखते होंगे, तो लंबे समय पर रहने के लिए जो है ये आर्टेमिस प्रोग्राम है। तो जो चंद्रमा का जो साउथ पोल है ना, वो इस मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहाँ पर वाटर आइस जो बर्फ़ है वो भी यहाँ पर मिली है। ऐसे सिग्निफिकेंट प्रूफ हमारे पास में है कि जो लूनर का जो साउथ पोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही कारणवश क्या होगा कि नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो चांद पर एक मानव बस्ती बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। तो चंद्रमा का जो साउथ पोल है वहाँ पर ये लूनर सिटी बनेगी, जहाँ जो करंटली जो बर्फ़ है इसका उपयोग जीवन और रॉकेट ईंधन के लिए जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। साथ ही चांद के चक्कर लगाने वाले जो लूनर गेटवे स्टेशन है वो पृथ्वी से जाने वाले यात्रियों के लिए मंगल और जो बहुत ज़्यादा इनर जो अंतरिक्ष की यात्राएं हैं तो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण बेस के तौर पर जो है वो यहाँ पर आगे आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी से बहुत दूर जो अंतरिक्ष के इलाके होते हैं ना, तो उनकी खोज करना इसको बोलते हैं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। और एक टर्म हम और ज़्यादा साइंस में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैगिंग ग्राउंड। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी बड़े मिशन की तैयारी के लिए जो है एक बेस बना जाए, जैसे चांद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परमानेंट प्रेजेंस के लिए किसी जगह पर हमेशा रहने की व्यवस्था के लिए जो है लगातार काम किया जा रहा है। और भविष्य का जो अंतरिक्ष जो स्पेस साइंस है वो चंद्रमा पर जो है लूनर सिटी बनाने के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर रहने वाला है। According to the National Health Accounts NHA estimates 2022-23, by how many times has the government health expenditure GHE in India increased compared to 2013 and 14? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो खाता है NHA, तो 2022 और 23 के अनुसार 2013-14 की तुलना में भारत की जो सरकारी स्वास्थ्य व्यय है उसमें कितने गुना जो है वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखो एक्चुअली क्या है, जो भारत सरकार है इन्होंने 2022-23 के लिए जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है इसकी रिपोर्ट जारी की है। अब अच्छी खबर ये है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने जो हेल्थ है इस पर अपना खर्च जो है वो 3 गुना यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आम लोगों को अपनी जेब से इलाज के लिए पहले के मुकाबले काफ़ी कम पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। तो ये 3-fold इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है NHA एस्टिमेट 2023। तो ये जो है 10th एडिशन है। कौन सी रिपोर्ट है? ये 10th होगी, 10वीं होगी इस सीरीज़ में। और इसमें जो है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में 1.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 3.85 लाख करोड़ जो है ये अमाउंट इतना इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये इतना था, तो लगभग 3 गुना जो है वो यहाँ पर हुआ है। और स्वास्थ्य पर जो होने वाला खर्च है वो 6% से बढ़कर जो है वो यहाँ पर 9.9% यहाँ पर हो गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है जो हेल्थ कैंसर में जो हेल्थ केयर इसमें कितना रोज़ यहाँ पर देखने को मिला है, तो 6% टू 9.9%। ओके, और आपसे जो है क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा कि जो NHATS है बताओ ये क्या होता है। तो जो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल जो सेक्रेटेरिएट है ये बेसिकली जो काम करता है वो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंडर कंट्रोल में ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पर और है कि पहले जो लोग थे वो अपनी जेब से 64% से ज़्यादा जो है वो इलाज पर खर्च किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ये आंकड़ा जो आज गया 43.4% पर। तो मतलब क्या है कि भारत सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान यहाँ पर दे रही है। What record sale figure have खादी प्रोडक्ट्स अचीव इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो खादी उत्पाद हैं उनमें
कितने करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, जिसको हम बोलते हैं KVIC, तो इन्होंने जो है 2025-26 में कहा है कि जो 1870 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब भारत में जो वोकल फॉर लोकल है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और हम एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो जो KVIC होता है, इसका मेन काम ये होता है कि खादी से जुड़ी जो चीज़ें हैं इनको प्रमोट यहाँ पर करना। ठीक है, तो ये जो कमीशन है वो कहलाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। ठीक है, तो एक KVIC बॉडी को इस एक्ट के अंतर्गत में बनाया गया था और जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है इसने अभी अपना काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। 1870 करोड़ रुपए के जो है 2025-26 में जो खादी के आइटम्स हैं वो यहाँ पर सेल हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है एक डेटा है जो काफ़ी कुछ कहता है कि भारत में जो खादी प्रोडक्ट्स हैं इसकी डिमांड काफ़ी देखने को मिली है। और ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ द MSME है, उसके अंतर्गत ये काम यहाँ पर करती है और खादी को जो है मॉडर्न इंडिया में आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो सरकार अपनी PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ऐसी योजनाओं के जरिए खादी और जो ग्रामीण उद्योग है इनको लगातार मजबूत यहाँ पर बना रही है, तो जिससे जो नए रोजगार है वो भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने संदीप बख्शी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो अभी RBI ने यहाँ पर अपना प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि रीअपॉइंटमेंट कर लो संदीप बख्शी का एज ए MD एंड CEO ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो अभी जो ICICI बैंक है इनका जो MD और CEO के तौर पर जो है मंजूरी अभी दे दी है। तो इनका जो नया कार्यकाल है वो 4 अक्टूबर 2026 से जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संदीप बख्शी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनेंगे ICICI बैंक में और जो इनका नया कार्यकाल है वो 4 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और चलेगा जो है वो 3 अक्टूबर 2028 तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा इंपॉर्टेंट है और संदीप बख्शी जो है वो अक्टूबर 2018 से इस बैंक का जो है नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हें बैंक की स्थिति मजबूत करने का जो है श्रेय ये भी यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू वगैरह में ये भी पूछा जा कि बैंकों में जो MD और CEO है तो इसकी जो नियुक्ति है इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन सी है। तो ऑब्वियसली RBI है। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि मनी मार्केट का रेगुलेटर है RBI, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, SEBI है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये ग्रामीण बैंक्स होती हैं और भी आपने देखा होगा तो इनके लिए जो मेन एक बॉडी के तौर पर कौन कस्टोडियन काम करता है, तो नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड का भी बड़ा स्टेक जो है वो यहाँ पर रहता है। ओके, पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर किस मूल्य का जो स्मारक सिक्का यहाँ पर जारी किया है। तो व्हाट इज़ द डिनोमिनेशन ऑफ द commemorative coin issued by the Pakistan to mark the 75 years of the diplomatic relations with China। आपको पता है ना कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का पूरी तरीके से पिस्सू है और वहाँ पर आप देखते भी होंगे कि किसी भी तरीके से अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट में भड़काने वाली बात होती है तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ में कोऑर्डिनेट कर लेता है बैक एंड पर। ये कई बार आपने देखा होगा। तो अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसके 75 साल पूरे हुए, तो इन्होंने जो है एक खास 75 रुपये का जो सिक्का है वो यहाँ पर जारी किया है। तो पाकिस्तान जो है वो पहला मुस्लिम देश था जिसने चीन के साथ जो है वो अपने औपचारिक संबंध बनाए थे और इनकी जो दोस्ती है वो 21 मई 1951 को शुरू हुई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना में जो मुस्लिम्स हैं उनकी हालत वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो एट्रॉसिटीज़ है वो भी देखने को मिलती हैं। बट ये एक पहला मुस्लिम देश था जिसने चाइना के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए और इनकी जो दोस्ती है वो 21 मई 1951 को शुरू वहाँ पर हुई थी और इसे बोला जाता है ऑल वेदर पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ओके, तो ये 21 मई 1951 से हैं और ये फर्स्ट मुस्लिम नेशन था जिसने जो है ये रिपब्लिक ऑफ द चाइना के साथ में जो है अपना अच्छे रिलेशन जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे। मतलब कि ऑल वेदर पार्टनरशिप जो है वो भी इनको कहा जाता है। अब पाकिस्तान में रुपए की हालत तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, आपको पता होगा, और 75 पाकिस्तानी रुपए जो है वो इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। अब इसमें जो मटेरियल कहा जा रहा है कि 75% तो इसमें कॉपर है और 25% जो है वो इसमें निकल है। 19 ग्राम का सिक्का है, 36 mm इसका डायमीटर। तो इसका जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी यहाँ पर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आए थे।
2025-26 सऊदी प्रो लीग जो है SPL, इसका खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द 2025-26 सऊदी प्रो लीग SPL टाइटल? तो अभी जो अल नसर जो फुटबॉल क्लब है, तो इन्होंने 2025-26 की जो सऊदी प्रो लीग है इसका खिताब अपने नाम पर किया है। इन्होंने जो है अपना जो आखिरी मैच था उसमें दमक FC इसको जो है 4-1 से हराया। ठीक है, तो जो दमक FC इस फुटबॉल क्लब को इन्होंने 4-1 से हराकर जो है वो अपने नाम पर ये ट्रॉफ़ी की। और ये जो है अल नसर का कौन सा खिताब होगा? ये 11वां खिताब है इनका। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका कौन सा है, तो ये इनकी 11th लीग जो है वो यहाँ पर रहेगी। वाइब्रेंट गुजरात की अगर बात की जाए तो इस सम्मेलन में जो अगला संस्करण जून 2026 में किस शहर में आयोजित यहाँ पर किया जाएगा? तो गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका अगला आयोजन जो है वो बड़ोदरा में यहाँ पर करने जा रही है। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जून 2026 के अगले हफ्ते में होगी और इसका जो मेन फोकस है वो होगा सेंट्रल गुजरात के 10 जिलों पर। तो इनका मकसद ये है कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देना। तो जो सेंट्रल गुजरात रीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, आनंद, खेड़ा और पंचमहल, दाहोद, ठीक है, तो ये जो ज़िले हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। और आपको पता होगा कि बड़ोदरा में जून 2026 के अंत में होने वाली इस इवेंट में 10 जिलों को शामिल किया गया है। तो ये 10 जिले हैं जो राज्य की मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है उसका 28% हिस्सा जो है वो यहाँ पर ये 10 जिले जो हैं वो यहाँ पर मैनेज करते हैं। और इस इवेंट का मेन एम ये होगा कि प्रमोट करना, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड द जो फार्मास्यूटिकल और ग्रीन एनर्जी है इसको ज़्यादा प्रमोट यहाँ पर करना। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में कितनी अधिकतम कटौती की घोषणा जो है वो यहाँ पर की गई है? तो दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली जल बोर्ड है इसके चार्ज वसूलने के नियम जो है वो यहाँ पर बदल दिए हैं ताकि लोगों पर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो आर्थिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर कम रहे। ठीक है, तो इन्होंने जो छूट है वो कर दी है 70%। मतलब इनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने जो जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज है इसको बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पर बना दिया। अब ये शुल्क जो है केवल जो नई इमारत है उन पर लगेगा, वह भी प्रॉपर्टी के आकार के बजाय पानी की वास्तविक ज़रूरत के आधार पर। जितना पानी यूज़ करोगे उनको ये देखेंगे। तो जो गरीब बस्तियाँ हैं ना इनको रखा गया है E और H कैटेगरी में। ठीक है, तो E और H कैटेगरी में जो बस्तियां हैं इनको 50 से 70% तक की बाहरी छूट जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो जो रिवेट है वो लगभग 70% रिवेट जो है वो इनको 50% से 70% तक रिवेट यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, और ये भी देखा जाए कि जो रजिस्टर्ड धर्मार्थ संस्थाएं इनको भी राहत दी गई है। ये जो पॉलिसी है वो इनकी नागरिकों को जो है किसी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर ना पड़े। तो इसको लेकर इन्होंने, रेखा गुप्ता ने ये जो है यहाँ पर अनाउंस किया है कि अब एक्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है उसके यहाँ पर हम चार्ज लेंगे। ये नहीं कि आपका 10 बीघे में अगर घर बना हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा देना, जितना पानी यूज़ करोगे उस हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी तरह ये जो है यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश ने इबोला के कारण ग्रीन कार्ड धारकों के प्रवेश पर जो है प्रतिबंध का विस्तार यहाँ पर किया है? तो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एक्सपेंडेड इट्स एंट्री बैन टू इंक्लूड ग्रीन कार्ड होल्डर्स ड्यू टू इबोला कंसर्न? तो अभी अमेरिका ने जो कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान है यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ना, तो इन सभी के लिए जो है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा यहाँ पर कंट्री बनाया, तो इन्होंने जो है ऐसी पाबंदी लगाई उन लोगों पर भी ये लागू होती है जिनके पास में ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेजिडेंट है और जो हाल ही में इन देशों में गए थे। तो इसका मेजर यही इम्पैक्ट है कि कैसे भी करके जो है इसको वायरस को रोकना और जो बुड्डी बुग्यो स्ट्रेन है इसको अमेरिका में फैलने से यहाँ पर रोकना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एम क्या है? तो ये है बुड्डी बुग्यो स्ट्रेन फ्रॉम द ऑफ द इबोला वायरस का जो स्ट्रेन है इसको अमेरिका में फैलने से रोकना। तो इसके लिए जो है इन्होंने ट्रेवल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर कम्प्लीटली लगा दिए हैं। ठीक है, और ये केवल ऐसा नहीं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये सब पर लगेंगे। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर भी है, जैसे जो परमानेंट रेजिडेंट है लॉफुली, तो उनके ऊपर भी इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, तो ये जो टाइटल 42 है ये अमेरिका का एक ऐसा
कानूनी एक अधिकार कह सकते हो, एक ऐसा ढांचा है। इसका ये काम होता है कि जैसे कि कोई संक्रामक बीमारी है तो इसको रोकने के लिए सरकार को सीमा पर पाबंदी लगाने की जो है पावर्स देता है। तो ये जो टाइटल 42 यूएस का है, जो पब्लिक हेल्थ लॉ होता है, ये बिल्कुल इनको रोकता है कि कैसे भी करके अगर कोई आउटब्रेक हुआ है तो उसके ऊपर जो है आप लगातार अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आज के ये हैं 5 क्वेश्चंस जो आप सभी को कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करने हैं। आप लोग ट्राई करा करो क्वेश्चंस की, काफ़ी कम लोग रिप्लाई करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको इन आंसर्स को देना चाहिए। और ये हैं 5 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट सेशंस में आपसे पूछे थे, तो इनके सही जवाब काफ़ी लोगों ने दिए। वेल डन। और आगे हम लोग फिर मिलेंगे। कोई पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको करंट अफेयर्स फंडा का जो एनुअल हमारा जो मेंबरशिप है उसमें आपको मिल जाएंगी, और सब कुछ एक ही प्लेस पर मिलता है बहुत ही शानदार कंटेंट में। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो 8448169188 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके साथ आगे कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक काफ़ी हम लोगों को कॉन्फिडेंस देता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गाइज।